अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम जो एक वीडियो में जिसके पहले 5 प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, उसके बाद आज हम करेंगे 4.6 से। सो स्टार्ट करते हैं। 4.6 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन नट ऑफ अ कार। If torque required for it is 150 Newton meter, how much force F should be applied on spanner as shown in figure? हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि कार पे अप्लाई की गई है और जिससे 150 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। पहले उसने लेंथ उसकी दी हुई है, उसका रेडियस वो है 30 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.3 मीटर। उसके बाद उसने टॉर्क बताया हुआ है जो है कि है 150 नैनोमीटर और न्यूटन मीटर। ये हमने टू फाइंड के लिए उससे पहले बताया हुआ है हाउ मच फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। सो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जिससे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। टॉर्क प्रोड्यूस है 150 न्यूटन मीटर। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा है आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे। टॉर्क का फार्मूला जो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ओके, यहाँ पे हम फोर्स हमने फाइंड करनी है। सो टॉर्क के नीचे आके आर जो है उस साइड से डिवाइड हो जाएगा, फोर्स उधर ही रह जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ओवर आर। इसमें अगर हम टॉर्क की वैल्यू पुट करें 150, रेडियस 0.3 मीटर। यहाँ पे आप चाहें तो 7 यूनिट लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। ये हमारी वो रिक्वायर्ड फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है 150 न्यूटन मीटर का। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.7 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4.7 की स्टेटमेंट है, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूप इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजेंटल फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजेंटल होती है, जो ऐसे होती है, और जो इस साइड पे होती है वो वर्टिकल होती है, और वो वाई एक्सिस होती है। अब इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया, मीन्स टू इस साइड पे फोर्स अप्लाई की गई है। द रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद सीलिंग एज शोन इन फिगर। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। मतलब कि हमने फोर्स फाइंड करनी है और इस स्विंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है हमने वो फाइंड करनी है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी बुक के पेज नंबर 85 पे एक फिगर है, उसको देख लेना है। ये देखें, उसने यहाँ पे जो एफ एक्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा हुआ है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ वाई लिखा हुआ है। सेम इसी तरह यही फॉर्म अगर हम उस फिगर पे अप्लाई करते हैं जो हमारी बुक में क्वेश्चन में दी गई है। ये देखें, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुई है, ये वेट इस साइड पे है बॉल का, ये टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब अगर इस फिर को इससे मैच करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है। सो हम टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इस तरह लिख सकते हैं, टी कॉज थीटा, ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसी तरह हम वाई टी वाई को लिखते हैं तो वो टी साइन थीटा। ये फार्मूलाज आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे उसने लिखे हुए हैं। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग-अलग लिख लेते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स जो कि हैं टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉज थीटा। अब यहाँ पे एक समझने वाली जो चीज़ है वो फोकस से आप करें। ये देखें, यहाँ पे ये जो है टी एक्स ये भी इस तरह हॉरिजेंटली अप्लाई हो रहा है और जो फोर्स है वो भी हॉरिजेंटली। सो हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो टी एक्स की इक्वल है। सो हम यहाँ पे फोर्स को लिख सकते हैं टी कॉज थीटा। और जो टी वाई है, अगर हम यहाँ पे आप वर्टिकल कंपोनेंट लिखें, वर्टिकल कंपोनेंट तो वो आएगा, ये देखें टी वाई जो है वो भी वेट के इक्वल है क्योंकि ये भी वर्टिकल अप्लाई हो रहा है और जो डब्ल्यू है वो भी वर्टिकल अप्लाई हो रहा है। सो टी वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, क्योंकि टी वाई डब्ल्यू के इक्वल है। सो टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अब अगर इस फार्मूले में डब्ल्यू से जो गिवन दिया हुआ है
वो है 5 न्यूटन इज इक्वल टू टी साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल उसने 60 डिग्री है, सो एफ डिवाइडेड बाई साइन 60 इज इक्वल टू टी। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो वो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.86। इसको सॉल्व करने से ये आएगा 5.77, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 5.8 न्यूटन। सो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंशन है वो उसका फार्मूला, उसका आंसर आ गया। अब हम इसी तरह ये लिखते हैं एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा की इक्वल है, टी की वैल्यू इसमें पुट करें तो वो आएगा 5.8 कॉस 60 डिग्री। एफ इज इक्वल टू 5.8 कॉस 60 डिग्री 0.5 के इक्वल होता है। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 2.9 न्यूटन। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स और रिक्वायर्ड टेंशन जो है वो आ गया। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 5.8 की तरफ, 4.8 की तरफ। ओके, यहाँ अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.8। इसकी स्टेटमेंट है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर। इफ वेट ऑफ बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। हमने टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, ओके, जिसका वेट है 200, बोर्ड का 200 न्यूटन, और हमने इसकी वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है स्ट्रिंग में वो फाइंड करनी है। पहले हम R1 लिख लेते हैं और R2। R1 भी 2 मीटर है और R2 दोनों सेम है 2 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, T1 और T2। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, लेकिन जो सिंपल मेथड है मैं आपको वो करवा देती हूँ। ये देखिए, ये जो वेट है उसको, उसकी वजह से 2 टेंशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये T1 और T2। मतलब ये दरमियान में इनका सेंटर पॉइंट भी सेम है, मतलब ये जितना जितना फासला है दोनों स्ट्रिंग्स का वो सेम है। इसका मतलब है जो वेट W है वो इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है, मतलब जितना टेंशन इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वेट की वजह से, वो इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है, वो इन दोनों की इक्वल है, इसीलिए तो ये बैलेंस है। अदरवाइज तो ये बैलेंस ना होता, ये नीचे गिर जाता। ओके, और इसी तरह क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम है, मीन्स कि ये दोनों जो है टेंशन वो इक्वल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसका मतलब है T1 इज इक्वल टू T2। सिमिलरली हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, T1 की जगह T2 पुट करें, W इज इक्वल टू T2 प्लस T2, W इज इक्वल टू 2T2। अच्छा, W की अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें वो है 200 न्यूटन। T2, ये 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा उस साइड पे जाके, T2 इज इक्वल टू 100। ये T2 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने बोला है T1 इज इक्वल टू T2। सो सिमिलरली जो T1 की वैल्यू है वो T2 के इक्वल ही होगी, सो वो भी आ जाएगी 100 न्यूटन। सो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4.8 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.9 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4.9 की स्टेटमेंट है, वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सीसा, एंड अदर गर्ल of mass 40 kilogram wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from axis the other girl sits? उसके कहने का मतलब ये है, एक साइड पे 30 किलोग्राम की लड़की बैठी हुई है, जो डिस्टेंस जो है सीसा का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पिवट पॉइंट, इससे डिस्टेंस 1.6 मीटर है। एक 40 kg लड़की वहाँ पे बैठना चाह रही है, उसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा इस सूरत में कि वो सी साब में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। सो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। M1 हमारे पास 30 किलोग्राम है, M2 40 किलोग्राम है, और जो R1 है वो 1.6 मीटर है। हमने फाइंड R2 करना है। सो प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जिसके अकॉर्डिंग दोनों साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है
वो इक्वल है T2 T1 की इक्वल है। ये आपका प्रिंसिपल जो है वो पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है, आप उधर से एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। सो ये F क्रॉस R होता है, ये भी F क्रॉस R, सॉरी ये R2, ये F2, ये R1, ये F1। ओके, F आपको पता है वेट के इक्वल होता है, सो हम इसकी जगह वेट भी लिख सकते हैं, क्रॉस R1 W2 मल्टीप्लाई R2। आपको पता है यहाँ पे उसने मैस दिया हुआ है, उसने किलोग्राम में दिया हुआ है, सो हमें पता है ये मैस है। सो हम इसलिए W को mg की फॉर्म में लिखेंगे, m1g क्रॉस R1 इज इक्वल टू m2g क्रॉस R2। सो ये 30 किलोग्राम m1 है, जो g की वैल्यू है वो 10 है, R की वैल्यू 1.6 है, m2 40 है, g की वैल्यू 10 और R2 हमने फाइंड करना। सो ये आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6। सो इसको दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 10 से, तो वो 400 क्रॉस R2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 480, 400 क्रॉस R2, 400 दूसरी साइड पे गया, ये उससे जाके डिवाइड हो गया R2। इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया 1.2 मीटर। सो एक लड़की जो है वो अगर ये 1.2 मीटर उससे दूर बैठेगी दैन ये जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर लास्ट की तरफ, जो कि है 4.10। प्रॉब्लम नंबर 4.10 की स्टेटमेंट है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग शोन इन फिगर इफ ब्लॉक वेटेड 150 न्यूटन। मीन्स टू से कि हमने टेंशन प्रोड्यूस करना है, कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा अगर 150 न्यूटन का जो वेट है ब्लॉक, वो अगर यहाँ पे और यहाँ पे उसने एंगल भी 60 डिग्री का दिया होगा। ओके, यहाँ पे जो टेंशन हमने सबसे पहले लिख लेना, गिवन डाटा में वेट जो है वो 150 न्यूटन का है और जो एंगल थीटा है वो है 60 डिग्री। ओके, हमने टेंशन फाइंड करने हैं दो, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। सबसे पहले तो आप देखें ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, मीन्स टू T1y। हमने 2 स्ट्रिंग लेने हैं, सो ये T1 इसको हम T2 रख लेते हैं और इसको हम T1 रख लेते हैं। ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 2y है और ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये T1x हम रख लेते हैं। ओके, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल ये है और ये वर्टिकल है। हम लिख लेते हैं ये हमने T1 फाइंड करना है और T2। सबसे पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स T1x इज इक्वल टू T1 कॉस थीटा। ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल नंबर 4.8 में भी आपको इसमें समझाया फॉर्म हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। सो इसी तरह T2x जो दूसरे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो T1 कॉस थीटा आएगा। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक ही है, सो T1y इज इक्वल टू T साइन थीटा आ जाएगा। आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके वेट के इक्वल है, सो W इज इक्वल टू T साइन थीटा, सो T1 साइन थीटा। ओके, यहाँ पे अगर हम W की वैल्यू पुट करें जो 150 है और नीचे आके साइन थीटा इस साइड पे डिवाइड हो जाए, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आएगा, सो इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 173.2 न्यूटन। T1 की वैल्यू आ गई। अब हम अगर T2 की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसी फॉर्मूले में ये जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे T1 कॉस थीटा की में, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी कॉस 60 डिग्री। T2 यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे 173.2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन के जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे।
यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।